इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, न्यूट्रल पॉइंट्स मींस पॉइंट्स ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट्स पे जीरो हो सकता है, ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया था। ओके, दैट मीन्स ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसका मतलब है पॉइंट ऑफ या पॉइंट वेयर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इसके लिए जस्ट एक मोटिवेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में। द क्वेश्चन वाज देर देर इज ए square and at the corners of square four equal charges have been placed. Okay, like this. So four equal charges have been placed at the corners of a square. And question was how many neutral points are there for this system. Okay, कई लोग इसका आंसर जानते भी होंगे आप लोग। ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम। ओके, कि कितने इस स्क्वायर के अंदर बाहर, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब इन्फिनिटी पे तो आप जानते हो कि कोई किसी भी सिस्टम का फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है। ओके, तो इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, एट फाइनाइट डिस्टेंस, दैट मीन्स एट पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर और कितने पॉइंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का आंसर है 5। ओके, यहाँ पे 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, बल्कि इनफैक्ट स्क्वायर के अंदर ही वो 5 पॉइंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ओके, तो हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर का केस डिस्कस करेंगे, हम लोग अदर केसेस भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ट्राइंगल हो गया, अगर हेक्सागन है, ओके, या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से पॉइंट पे जीरो हो सकता है वो हम एक ट्रिक से डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कैलकुलेशन तो करके बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप नहीं बता सकते हो कि 5 पॉइंट्स पे फील्ड जीरो होंगे। ओके, सो अगेन फॉर दैट आई हैव डेवलप्ड ए टेक्निक। ओके, उस तरह का टेक्निक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ओके, सो ओवर द टाइम, जस्ट टू help a student understand it better, okay, I have come out with a technique which when you apply you will be able to tell how many neutral points are there. Okay, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट यू हैव टू अप्लाई a little logic about direction of field, and from that logic you should be able to get the um, um, पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। ऑलराइट, तो ये दो टॉपिक्स हैं आज के लिए हमारे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज एसिम्प्टोटिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से। ओके, ब्रीफली हम आपको रिकैप कराएंगे। ओके, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स वगैरह है, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। ओके, लास्ट क्लास में कुछ से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, असाइनमेंट आज अपलोड कर देंगे। आज ईएमटी की मतलब आज ईएमटी का डेमो कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, तो आई अपलोड, क्योंकि हम आपको बताए थे कि असाइनमेंट एक्चुअल में डेमो क्लास से रिलेटेड असाइनमेंट देने का कोई मतलब लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि हम उस असाइनमेंट को डिस्कस अभी नहीं करने जा रहे हैं। ओके, फिर भी हम एक प्रॉब्लम शीट अपलोड कर देंगे, ठीक है। असाइनमेंट बेसिकली जब हमारा रेगुलर क्लासेस से स्टार्ट हो जाएंगे ना 13th ऑनवर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट दिया जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि अभी जैसे हम ये रैंडमली ये टॉपिक हमने चूज कर रखा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम अभी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास नहीं लगाने जा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए असाइनमेंट इतना रेलिवेंट नहीं है अभी। ओके, अभी डायरेक्टली जो भी आपको बताया जा रहा है क्लास में उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर जब आपको ये टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जब ये कराया जाएगा, ओके, तो उस टाइम तो डेफिनेटली आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
अच्छा, वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि क्वाड्रुपल मोमेंट मैट्रिक्स है वो आप कैसे बता रहे थे लास्ट क्लास में। ओके, लेट मी ब्रीफली रिकैप। ओके, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ब्रीफ रिकैप व्हाट आई हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग हमारा टॉपिक था एसिम्प्टोटिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, इसका मतलब होता है वेरिएशन एट लार्ज डिस्टेंस। ओके, किसी भी फाइनाइट सिस्टम से। ओके, जैसे मान लो ये हम कह रहे थे कि ये हमारा कोई फाइनाइट सिस्टम है, दिस इज ए फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ओके, तो फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम लोग, ठीक है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, जैसे इसका जो भी डायमेंशन है, जैसे इसका विड्थ वगैरह मान लो d है। ओके, तो इससे r मच ग्रेटर देन d पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना चाहते हैं और पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके, तो इसका r पे डिपेंडेंस कैसा होगा, दिस r इज मच ग्रेटर देन डायमेंशन। ओके, तो इस पॉइंट पे फील्ड एंड पोटेंशियल कैसे वेरी करेंगे ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, लास्ट क्लास में जो भी हम आपको एग्जाम्पल्स बताए थे ना, वो सभी एग्जाम्पल ऑलमोस्ट नेट एग्जाम में या गेट एग्जाम में जेस्ट या टीएफआर में पूछा गया है। ओके, सो दोज वर स्टैंडर्ड एग्जांपल्स एक्चुअली। ओके, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑलराइट, ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया कि अगर आप किसी भी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एसिम्प्टोटिक वेरिएशन पता करना चाहते हो, दैट मींस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए आपको इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल चार्ज पता होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए और क्वाड्रुपोल मोमेंट। ओके, तो हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर रहे थे। ओके, कि इफ समेशन ऑफ जितने भी चार्ज हैं उसका सम अगर जीरो नहीं है, ओके, तो हमने आपको बताया कि फील्ड विल वेरी, पोटेंशियल विल वेरी एज, जस्ट ब्रीफ रिकैप। ओके, एंड फील्ड विल वेरी एज 1/r²। लेकिन अगर, ठीक है, तो हम ये बताए थे कि अगर चार्ज जीरो नहीं है तो हम डाइपोल मोमेंट और क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे ही नहीं, ये फील्ड का वेरिएशन बताने के लिए। बस चार्ज नॉन जीरो है तो ये आंसर हो गया। ओके, चाहे डाइपोल मोमेंट जीरो हो, क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो, वो मैटर ही नहीं करता है। ओके, इफ चार्ज इज नॉट जीरो, this will be the answer irrespective of, okay, what dipole value of dipole moment or quadrupole moment is. Okay, आप समझ रहे हैं ना। जैसे कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर चार्ज तो जीरो नहीं है, लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो होगा, ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर चार्ज नॉन जीरो आ गया तो चाहे डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉट जीरो है, दोनों के लिए आंसर यही होगा। या फिर इसके फिर से हम कह रहे हैं अगर चार्ज नॉन जीरो है तो आपका क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो है या क्वाड्रुपोल मोमेंट नॉन जीरो है, वो फर्क, दैट डजंट मैटर। ओके, आंसर विल बी दिस। ओके, पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r एंड फील्ड विल वेरी एज 1/r² एट, रिमेंबर, एट लार्ज डिस्टेंस पे ऐसा होगा। इज दैट ओके? ठीक है, तो अगर हम लोग फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन बताया गया था कि इफ चार्ज अगर जीरो हो गया तो फिर आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। ओके, डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट कर रहे थे, मतलब जितने भी डाइपोल्स बनेंगे सभी का सम भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r² और फील्ड विल वेरी एज 1/r³। इज दैट ओके? फील्ड विल वेरी एज 1/r³। ओके, मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, तो इफ चार्ज इज जीरो एंड डाइपोल मोमेंट, इसको हम डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन देखो इस तरह से बताया गया लास्ट क्लास में कि समेशन ऑन डिफरेंट चार्जेस एंड देयर पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोजीशन वेक्टर को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो सभी चार्ज का वैल्यू लिखेंगे और सभी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, प्रोडक्ट करके सम कर देंगे। ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ऑलराइट, हम ये कह रहे थे ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर कभी कभी आप काउंटेबल चार्जेस नहीं है, जैसे 3-4 चार्जेस हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर चार्जेस स्मेयर्ड आउट है, स्मेयर्ड आउट मीन्स स्प्रेड किया हुआ है पूरे सिस्टम पे, जैसे रिंग है, रिंग पे पूरे पेरीफेरी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, या स्फीयर है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ऐसे केसेस में, ओके, ऐसे केसेस में हम लोग डाइपोल मोमेंट को लिखेंगे इंटीग्रेशन से। ओके, इसको इस तरह से लिखा जाएगा dq और इनटू r वेक्टर। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ
डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अब बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहे हैं अभी। ओके, ये सभी टॉपिक आपको डिटेल में कवर कराया जाएगा बाद में। ओके, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का हम आपको बताए थे कि अगर टोटल चार्ज जीरो होता है ना, इफ टोटल चार्ज इज जीरो, तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। आप ओरिजिन कहीं पे भी ले, आंसर विल कम आउट टू बी द सेम। ऑलराइट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट था एसिम्प्टोटिक वेरिएशन का। और फिर नेक्स्ट बताया गया कि अगर टोटल चार्ज जीरो आ गया और डाइपोल मोमेंट भी जीरो आ गया, लेकिन आप क्वाड्रुपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हो, ये अगर नॉन जीरो आ गया, क्वाड्रुपोल के 6 डिफरेंट टर्म्स होते हैं। ओके, तो ये अगर नॉन जीरो आ गया तो फिर पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r³ एंड फील्ड विल वेरी एज 1/r4। ओके, जो भी यहाँ पे पावर होगा पोटेंशियल में, फील्ड में एक पावर ज्यादा हो जाता है। ओके, नाउ तो आप देखो, हम ये बार बार रिपीट कर रहे थे लास्ट क्लास में कि हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन तभी करेंगे जब चार्ज जीरो आ जाता है। उसी तरह से क्वाड्रुपोल का कैलकुलेशन हम तभी करेंगे जब डाइपोल मोमेंट और चार्ज दोनों जीरो हो जाते हैं। ओके, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तभी ये दोनों जीरो होंगे, तभी क्वाड्रुपोल में हम लोग मूव करेंगे। ओके, वी विल कैलकुलेट क्वाड्रुपोल मोमेंट ओनली इन दैट केस। इज दैट ओके? नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, आफ्टर दिस अगर कभी ऐसा हो गया कि डाइपोल चार्ज भी जीरो आ गया, डाइपोल मोमेंट भी जीरो आ गया और क्वाड्रुपोल मोमेंट भी जीरो आ गया, ओके, तो इस केस में ओके, सम ऑफ चार्ज इज जीरो, डाइपोल मोमेंट भी जीरो है और क्वाड्रुपोल मोमेंट के सभी टर्म, ओके, क्यू आई जे ऑल, इसको ऐसे लिख दोगे, ऑल क्यू आई जे इज जीरो। ओके, इसमें आप अगर क्लैरिटी चाहते हो तो इसमें लिख दो एनी। ओके, इसमें 6 टर्म होते हैं QIJ में, उसमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो ये वेरिएशन होगा, और अगर सभी जीरो आ गए, ऑल QIJ आर जीरो, तो फिर पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r⁴ एंड फील्ड विल वेरी एज 1/r⁵। ये केस बहुत ही रेयर होता है। ओके, दिस इज वेरी रेयर। ओके, ऐसे केसेस एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं। इनफैक्ट हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक बार नेट एग्जाम में आया है जिसमें क्वाड्रुपोल के सभी टर्म जीरो आ रहे थे। ओके, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसमें क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ऑलराइट, और हम आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन जनरल 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ओके, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कंसीडर करेंगे तो उसमें क्वाड्रुपोल मोमेंट नॉन जीरो ही आ जाता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 2 डायमेंशन के ही होते हैं। ओके, अब जैसे ब्रीफली हम ये मेंशन कर देते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट डिफाइन कैसे किए थे हम, है ना। तो डाइपोल मोमेंट का जैसे ये डेफिनेशन था, क्वाड्रुपोल मोमेंट हम लोग डिफाइन किए थे, क्यू आई जे इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑन चार्ज। ओके, एंड हियर Q और 3xi और xj और माइनस r² और डेल्टा ij। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रुपोल मोमेंट। ओके, तो जैसे हम ये कह रहे थे कि देखो यहाँ पे आई जे लिखा हुआ है, इधर भी आई जे लिखा हुआ है, तो ये समेशन आई जे पे नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे आई लिखा हुआ है लेकिन इधर आई नहीं लिखा हुआ है। ओके, सो दिस समेशन इज ऑन आई। ओके, इंडेक्स आई पे समेशन है, बट हियर समेशन इज नॉट ऑन आई एंड जे, हियर समेशन इज ऑन चार्ज। ओके, हम चार्ज लिखेंगे और उसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ओके, तो ये क्वाड्रुपोल मोमेंट है। तो अभी आप जैसे वन ऑफ यू आस्किंग कि ये क्यू आई जे मैट्रिक्स कैसे है, हाउ इट इज मैट्रिक्स। ओके, तो देखो इसमें आई का वैल्यू जो है ना, आई का वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकता है। ओके, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे एक्स आई लिखा हुआ है ना, तो x1 x2 x3 हो सकता है। ओके, 3 डायमेंशन में इन जनरल। ओके, तो उसी तरह से आई का वैल्यू 1, 2, 3 हो सकता है, और जे का वैल्यू भी 1, 2 और 3 हो सकता है इन जनरल। ऑलराइट, तो जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लिखते हैं ना, जैसे ए आई जे आप लिखते हो, और अगर बोलते हो आई रन्स फ्रॉम 1 to 3 और जे ऑल्सो रन्स फ्रॉम 1 to 3, तो इट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो उसी तरह से ये आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3 और जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3, सो इट विल बिकम एन एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो अगर पूरा मैट्रिक्स आप लिखना चाहते हो ना, तो फिर ऐसे बन जाएगा, देखो 1, 1 यहाँ पे लिखोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट Q11 हो जाएगा, फिर Q12, फिर Q13, okay, Q21, Q22, Q23 and Q31, Q32 और Q33। ठीक है, दिस विल बी द मैट्रिक्स एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से आप क्वाड्रुपोल मोमेंट का मैट्रिक्स एलिमेंट लिख सकते हो इस तरह से। ओके, तो इसमें एक्चुअली सिमेट्री की वजह से ये जो 1, 2 है और 2, 1 इक्वल होगा, 1, 3 और 3, 1 इक्वल होगा, 2, 3 और 3, 2 इक्वल होंगे। ओके, तो इसीलिए इसको सिमेट्री, ये दिस विल बी एक्चुअली ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स में बी डिफरेंट। ऑलराइट,
तो मैक्सिमम यहाँ पे 6 डिफरेंट एलिमेंट होंगे। 3 मतलब नीचे जो डायगोनल के नीचे जो 3 एलिमेंट है वो डायगोनल के अपर 3 के इक्वल है, तो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स हो गए, ये 3 निकल गए तो अपर 3 निकल जाएंगे और 3 डायगोनल के आपको कैलकुलेट करने होंगे। ओके, सो टोटल 6 एलिमेंट्स आर देयर इन क्वाड्रुपल मोमेंट। ऑलराइट, तो इसी डिस्कशन को बोला गया एसिम्प्टोटिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन गेट एग्जाम में और नेट एग्जाम में, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। ओके, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लार्ज डिस्टेंस पे फील्ड या पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, ओके, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से आंसर कर सकते हैं। इज दैट ओके? तो देखो हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं, ठीक है इसका। उसके बाद फिर हम लोग ये दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का, न्यूट्रल पॉइंट्स, उसे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो लास्ट क्लास में देखो मोस्टली जो एग्जांपल डिस्कस किया गया था वो डिस्क्रीट सिस्टम का, मतलब जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस काउंटेबल थे। तो आज हम लोग कुछ डिस्क्रीट सिस्टम भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस सम कंटिन्यूअस सिस्टम। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, सपोज वी हैव 3 चार्जेस -q and here we have 2q and here we have -q। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस d है। ओके, डिस्टेंस दिस इज 2q -q and -q, डिस्टेंस d हो गया। ओके, सो क्वेश्चन इज एट फार पॉइंट, ओके, पोटेंशियल वेरीज एज, पोटेंशियल वेरीज एज, फार पॉइंट पे पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा। ऑलराइट, तो ऑप्शन चलो हम देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/r, बी है 1/r², और सी 1/r³ और डी 1/r4। ठीक है, कैन यू आंसर इट? ओके, हाउ द पोटेंशियल विल वेरी? Anyone? ठीक है, डेफिनेटली वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि लिखने के लिए हमें टाइम मिलेगा कि नहीं, तो डेफिनेटली टाइम मिलेगा लिखने के लिए। ओके, लेकिन जैसे मान लो आप लिख रहे हैं, कुछ अगर छूट भी गया ना, तो आप ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर बाद में अवेलेबल होता है, तो उस पोर्शन को आप देख करके फिर बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली क्या है कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो हमें भी तो लिखने में कुछ टाइम लगता है बोर्ड पे। ओके, तो आप लोग को साथ साथ लिख लेना चाहिए। ओके, आप कभी भी ऐसा मत करोगे कि लेक्चर सिर्फ बैठ करके देख रहे हैं और लिख कुछ नहीं रहे हैं। ओके, दैट यू शुड नॉट डू। ओके, आपको साइमल्टेनियसली नोट्स प्रिपेयर करना होगा। ओके, देन ओनली यू विल लर्न बेटर। ओके, तो अप्रोच आपका यही होना चाहिए कि हम जैसे आप लिखवा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ओके, तो आप भी नोट करें। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, जिस तरह से क्लासरूम का डिस्कशन में आप स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह से आपको इन्वॉल्व रखना है। ठीक है, तो देखो इसको आंसर करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन, सबसे पहले एसिम्प्टोटिक वेरिएशन को डिस्कस करने का अप्रोच यही होता है कि सबसे पहले टोटल चार्ज चेक करते हैं। तो टोटल चार्ज अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 0 एक्चुअली। ओके, देखो -2q है और 2q, तो टोटल चार्ज इज 0। तो जब टोटल चार्ज 0 आ जाता है तो फिर डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। ओके, तो डाइपोल मोमेंट का सम चेक करेंगे। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे आप देखो कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे -q है और ये q है और ये फिर q है और ये -q है। ऑलराइट, तो हम लोग जानते हैं कि देखो ये 2q था ना, तो इसको हम 2 बार लिख दिए, q और q, तो माइनस और प्लस मिलकर के एक डाइपोल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये चार्ज और ये चार्ज मिलकर के एक डाइपोल बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट p इधर हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको 2 बार लिख दिया गया है, 2q को q एंड q। ओके, तो एक डाइपोल ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। तो एक डाइपोल देखो लेफ्ट साइड है और एक डाइपोल राइट साइड, तो दोनों में चार्जेस इक्वल है
और सेपरेशन इक्वल है। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि डाइपोल का जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं बाय डिस्टेंस डी, ओके, तो उसका डाइपोल मोमेंट हम लोग ऐसे लिख रहे थे, जैसे ये चार्ज क्यू है और एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू है, अगर ये प्लस क्यू है मान लो, ये माइनस क्यू, ओके, तो इसका डाइपोल मोमेंट और ये सेपरेशन डी है, ओके, तो डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, और इसका डायरेक्शन बताया गया लास्ट क्लास में, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। ये हम लोग जो अभी जनरल फॉर्मूला हम बताए थे ना डाइपोल मोमेंट का, समेशन क्यू आई आर आई वेक्टर, उसी से कैलकुलेट करके दिखाया गया था लास्ट क्लास में, ओके। ठीक है, तो यहां से डाइपोल मोमेंट का सम भी 0 आ जाएगा, ओके। अब आप यहाँ पे क्वाड्रुपोल मोमेंट की बात आती है, ओके, तो क्वाड्रुपोल मोमेंट कोई एक हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, जैसे Q11 कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, ओके, Q11 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पे, तो दिस विल बी समेशन ऑन Q, ओके, और यहाँ पे ये बन जाएगा x1 और x1, 1 1 हम लिख रहे हैं, ओके, तो ये Q और 3x1 और इंटू x1 माइनस आर स्क्वायर और डेल्टा 1 1 हो जाएगा, ओके। तो ये आप सभी जानते होंगे कि डेल्टा 1 1 1 होता है, ओके, जब दोनों इंडेक्स 1 इक्वल हो जाएंगे तो ये 1 हो जाता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, और x1 को हम लोग x लिखते हैं, एक्चुअली x1 इज इक्वल टू x और x2 जो होता है दैट इज इक्वल टू y, ओके, तो x1 लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह फिर x लिख देते हैं और x1 की जगह भी x लिख देते हैं, ओके, और आर स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली आर स्क्वायर, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो देखो 3x स्क्वायर उनमें से एक एक्स स्क्वायर इससे माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, तो Q11 इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑन Q, और यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, इज दैट ओके, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑलराइट, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ओके। तो अब आप देखो कि जैसे ये एक लीनियर सिस्टम है तो आप मान सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ओके, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन मान सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0, 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस d, 0, 0, ओके, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। सो नाउ हियर तो अगर हम जैसे Q11 कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, तो आप देखो किसी भी चार्ज का इसको ऑरिजिन मान लेते हैं अगर, तो ये 0 0 0 हो जाएगा इसका, ओके, कोऑर्डिनेट्स, तो y और z कोऑर्डिनेट हर जगह पे 0 है, तो y और z को तो डायरेक्ट आप 0 ही कर दो, ये y एंड z आर 0, तो बचा सिर्फ x, ओके, तो Q11 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन Q इंटू एक्स स्क्वायर, ऑलराइट। तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखो 2 इंटू और Q, जैसे हम इस चार्ज को पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट के स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर, ओके, फिर ये चार्ज पुट करोगे तो ये चार्ज की जगह पे यहाँ पे 2Q आएगा और इसका कोऑर्डिनेट 0 है, और फिर इसे पुट करेंगे तो माइनस Q, ओके, दिस इज माइनस Q और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d स्क्वायर, ये माइनस d था, यहाँ पे माइनस d का स्क्वायर करोगे तो माइनस d का स्क्वायर करने से वो प्लस d हो जाएगा, ओके। So this is what we are getting. तो यहाँ से minus q into d square और ये minus q into d square. Okay. So this will become minus 2 times. Okay. So minus 4q और into d square. That is Q11. तो आप देख रहे हैं कि ये नॉन जीरो आ गया. This is not zero. तो जब भी यही आपको बताया गया, देखो स्टार्टिंग में बताया गया आपको, एक बार वर्बल हम रिपीट कर रहे हैं. इफ टोटल चार्ज इज नॉट जीरो देन पोटेंशियल वेरीज एज 1 over r. टोटल चार्ज जीरो होता है और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है देन पोटेंशियल वेरीज एज 1 over r square. Total charge is zero and dipole moment is also zero, then potential varies as 1 over r cube. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल चार्ज और डाइपोल मोमेंट दोनों जीरो है, ओके, सो देयरफॉर पोटेंशियल विल वेरी एज 1 over r cube, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसको क्वाड्रुपोल वेरिएशन भी कहते हैं, ओके, क्वाड्रुपोल वेरिएशन, दिस इज हाउ पोटेंशियल वेरीज, इज दैट ओके? ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में देखो ये सभी चीजें डायरेक्ट नहीं बताई गई. आपने देखा कि लास्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सिस्टम को कंसीडर किए थे, दैट वाज एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज. किसी एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल को हम एक्सपैंड करके दिखाए थे कि उसमें डाइपोल टर्म भी आ सकता है, मोनोपोल टर्म भी आ सकता है, और क्वाड्रुपोल, ऑक्टोपोल मतलब हायर टर्म्स भी आ सकते हैं, ओके. सो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इज दैट ओके? तो वहां से ही मोटिवेशन आया है, लेकिन आपको जनरल सिस्टम के लिए अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, और क्वाड्रुपोल के एक टर्म भी अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो फिर कहा जाएगा क्वाड्रुपोल का कंट्रीब्यूशन होगा, ऑलराइट.
ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रुपोल टर्म नॉन जीरो हो गया। ओके, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो नाउ। तो अभी तक देखो जो क्वेश्चंस हम आपको कराए ना, ये सारे डिस्क्रीट सिस्टम है, ऑल दीज आर डिस्क्रीट सिस्टम। अब हम एक दो कंटिन्यूअस सिस्टम पे आते हैं। ओके, सी अनदर क्वेश्चन, सपोज देयर इज अ रिंग। ओके, ये एक रिंग है एंड दिस इज अनदर रिंग। इस पे चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये माइनस, इसको हम इस चार्ज को टोटल माइनस क्यू कह रहे हैं। एंड सपोज हियर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दिस चार्ज इज प्लस क्यू। ऑलराइट, ये कुछ रेडियस मान लो ए है एंड दिस रेडियस इज बी। ओके, दोनों में चार्ज का वैल्यू हमने इक्वल दे रखा है। ओके, सो अगेन एट फार पॉइंट, ठीक है, एट फार पॉइंट पोटेंशियल विल वेरी एज। फार पॉइंट पे पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा। ओके, अच्छा एक पॉइंट हम आपको क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन नहीं, ओके, वी हैवंट डन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, मगर हम उसका डिपेंडेंस बता पा रहे हैं। ओके, तो इसको इसीलिए इसको कहते हैं डिस्कशन ऑफ एसिम्प्टोटिक वेरिएशन, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो पोटेंशियल का, मगर उसका डिपेंडेंस बता रहे हो। लेकिन देखो ये सभी सिस्टम जो है ना, एक सिंपल सिस्टम है, दीज आर यू नो ए सिंपल सिस्टम। ओके, इसमें कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। ओके, हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि एट लार्ज डिस्टेंस इट विल वेरी लाइक दिस। ओके, लेकिन हाँ, कैलकुलेशन आप एक्स एक्सिस पे करके दिखा सकते हो। ठीक है, अदर पॉइंट पे कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, मतलब इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, एक्स एक्सिस पे सिर्फ कैलकुलेशन किया जा सकता है, और फिर अगर हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। उसी तरह से ये रिंग है। ओके, दीज आर टू कंसेंट्रिक रिंग, टू कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, तो टू कंसेंट्रिक रिंग्स है, इसमें भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑन एक्सियल पॉइंट किया जा सकता है। ओके, वी कैन डू कैलकुलेशन एट एक्सियल पॉइंट एग्जैक्टली। ऑलराइट, लेकिन हम बिना कैलकुलेशन के पता करना चाहते हैं कि एट फार पॉइंट वी विल वेरी एज। ओके, अगेन ऑप्शन हम ऐसे लिख रहे हैं, इसमें 1 मान लो आर, बी है 1/r², सी 1/r³ और डी 1/r4। ओके, कैन यू टेल व्हाट द आंसर विल बी? अच्छा, वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि वाई एक्स जे इज रिटन एज एक्स। देखो एक्स जे नहीं था यहाँ पे। ओके, एक्स यहाँ पे जो है ना, हम लोग एक्स क्यू आई जे को यहाँ पे आई और जे लिखा हुआ था ना, तो हम 1 1 कैलकुलेट कर रहे थे, तो x1 और x1। ओके, तो ये मैथमेटिकल नोटेशन है, आप ध्यान रखोगे। क्वाड्रुपोल मोमेंट में जब भी अगर आप देखेंगे कि x1 आ गया तो उसको x लिख दिया जाएगा। ओके, मतलब दिस इज x1 मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, सो x2 अगर कहीं पे आएगा तो उसको y लिखा जाएगा, दिस इज मैथमेटिकल नोटेशन। ओके, और x3 जब आएगा ना तो उसको z लिखेंगे। इस तरह का नोटेशन x1 x2 x3 जो है ना, रिलेटिविटी में भी यूज होता है। ओके, x1 x को हम x1 लिख देते हैं, y को x2 लिख देते हैं और z को x3 लिख देते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ct लिखा हुआ है, ct को x4 भी लिख देते हैं। ओके, या आयोटा ct को x4 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, ये दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। x1 जहां पे भी आएगा उसको x ही लिखना है क्वाड्रुपल मोमेंट में। ऑलराइट, so now here at far point potential will vary as। okay, तो देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप सॉल्यूशन करेंगे ना, देखो अगेन हम आपको ये रिपीट कर देते हैं कि these type of questions are very important for any exam। okay, और ऐसे